आज हम ALPCBT2 एस.के. झा बेसिक साइंस इंजीनियर की जो 50 सेट है एस.के. झा के, वो हम करेंगे। जो आर सेट है, आर सेट में टोटली 50 क्वेश्चन है और बेसिक साइंस इंजीनियर 50 सेट है। तो ये दिए हुए हैं सेट, तो ये टोटल सेट है 50 सेट, ये दिए हुए हैं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है जो पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है 2.1 वोल्ट का एक सेल 10 ओम के वाय प्रतिरोध से 0.2 ए धारा के प्रवाहित करता है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो इसने क्या दिया हुआ है, EMF बराबर दिया हुआ है 2.1 वोल्ट मीटर। ठीक है, EMF वोल्ट मीटर दिया हुआ है और आई दिया हुआ है। आई क्या दिया हुआ है, आई दिया हुआ है धारा आई बराबर धारा दी गई है 0.2। ठीक है, और रेडिडेंस कितना दिया हुआ है 10, आर बराबर 10। तो इसका फॉर्मूला होता है E माइनस आई आर इजिकल टू बी इजिकल टू आई आर। तो इसमें हम ये फार्मूला रखेंगे, ये फार्मूला है, इसमें हम ये सारी चीज़ें रखेंगे। तो कितना कितना दिया गया है, तो 2.1 माइनस 0.2 आर इजिकल टू 0.2 इंटू 10, ये दिया हुआ है। ठीक है, 10। तो आगे जाके हम कितना आ जाएगा, तो रेडिडेंस बराबर आर बराबर कितना आएगा 0.1 अपॉन 0.2। तो ये आ जाएगा 0.1 अपॉन 0.2। ठीक है, तो जब 0.1 अपॉन 0.2 आएगा तो ये कट जाएगा, तो ये 0.5 ओम आ जाएगा, 0.5 ओम आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 0.5 ओम। ठीक है, ओम आ जाएगा। जब इसको रखेंगे आई बराबर ई अपॉन छोटा आर प्लस बड़ा आर, इसमें रखेंगे इजिकल टू कितना 0.2 दे रखा है, तो ये जाएगा 0.2 अपॉन आर प्लस बड़ा आर कितना दिया है 10। तो इसको हम करेंगे तो आर बराबर आ जाएगा, आर बराबर 0.5 ओम आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन न्यूटन मीटर सेकंड किसकी इकाई है, NM स्क्वायर किसकी इकाई है, न्यूटन मीटर स्क्वायर किसकी इकाई है। तो ये होगा दाब का। दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है बल अपॉन क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है, बल अपॉन क्षेत्रफल। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर किसकी इकाई है, दाब का। दाब बराबर बल अपॉन क्षेत्रफल। दाब की जो विमा होती है, M L-1 और T-2, ये दाब की विमा होती है। ठीक है, ये दाब की विमा होती है ML-1 T-2। ठीक है, दाब एक कैसी राशि है, ये दाब कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। दाब एक अदिश राशि है और ठीक है, दाब एक अदिश राशि है। तो इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर किसका हो गया, दाब का। ठीक है, अब उसी के हिसाब से बल, ये ऑप्शन बल। तो बल क्या है, बल एक सदिश राशि है, ठीक है, सदिश राशि है। ठीक है, और यही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस में केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है।
ऐसा कौन है जिसमें परिणाम होता है खाली दिशा नहीं होती है? तो परिणाम किसमें होता है और दिशा नहीं होती? ये देख, इसमें इसमें दिशा भी होती है, संवेगीय यह है, सदिश राशि, विस्थापन भी है, बल भी है। तो ये तीन ऑप्शन नहीं होंगे। कार्य में कोई भी है ना परिणाम, कार्य में ना केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती। केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती। ठीक है, दिशा नहीं होती। ये अदिश राशि में आता है कार्य। ठीक है, कार्य का सूत्र होता है, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। ठीक है, बल इंटू विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, कार्य बराबर क्या होता है, F इजिकल टू एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा। एफ डब्ल्यू क्या होता है, कार्य बराबर बल, एफ हो गया बल, और डी क्या हो गया, विस्थापन, इंटू विस्थापन, तो कॉस थीटा। ठीक है, यह एक सदिश राशि होती है कार्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न एक 8 मीटर लंबी छड़ को एक सिरे से 3 मीटर लंबी दूरी पर अवलन पर टिकी हुई है। इस सिरे पर 10 किलोग्राम का एक बल दूसरे सिरे पर कितना भार उठाया जा सकता है? तो ये क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि 10 किलोग्राम बल उठाया गया है। ठीक है, जिसमें तो एक छड़ है, मान ले कि ये छड़ है और एक ये छड़ है। तो ये ऊपर की है 8 टोटली। ठीक है, और इस पर एक वो रखा हुआ है बल, जो एक 5 मीटर है और एक 3 मीटर है। ठीक है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा W इंटू 5 इजिकल टू 10 इंटू 3, तो 5 दूनी 10, तो W बराबर 6, तो ये आ जाएगा 6। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए चाल में मंदन का मान क्या होगा? मंदन का मान कितना होता है? तो मंदन का मान होता है 4। ठीक है, क्योंकि जब ये कितना दिया है 20 और ये दिया है 5, तो इनको वो करेंगे तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, आगे इसका आंसर हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छठा, 10 किग्रा की वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिशील होता है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो जब भी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आता है, तो गतिज ऊर्जा बराबर, तो यहाँ आ जाएगा गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जा काइनेटिक ऊर्जा बराबर काइनेटिक ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। तो काइनेटिक ऊर्जा तो 1/2 इंटू एम कितना दिया है, एम दिया है 10 kg। ठीक है, तो 10, और बी कितना दिया है 5, तो 5 इंटू 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 इंटू 5, तो 2 से कट गया 5, तो 5 इंटू 5 तो ये हो जाएगा 125 जूल। ठीक है, ये क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बल की वस्तु के गुणनफल को क्या कहते हैं? अभी मैंने ऊपर ही पढ़ाया था कि बल इंटू विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं, बल इंटू विस्थापन के द्वारा तो कार्य कहते हैं। तो अभी मैंने पढ़ाया था कार्य क्या होता है, कार्य को एक बल द्वारा किए जाने वाले को कार्य कहते हैं। बल इंटू विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। तो W बराबर F/s cos थीटा। ठीक है, तो बल इंटू विस्थापन कार्य कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8,
एक ट्रक एक चट्टान से गिर जाता है और 0.8 सेकंड में ज़मीन पर पहुंचता है। तो वह चट्टान ज़मीन से कितनी दूरी पर होगी जब जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो जब भी चट्टान की ऊंचाई की गणना की जाती है तो यह फॉर्मूला लगता है गति का समीकरण। एस बराबर ut प्लस 1/2 हाफ GT स्क्वायर। ठीक है, GT स्क्वायर ये फॉर्मूला लगता है। एस क्या है? एस ये चट्टान की ऊंचाई है। एस मतलब चट्टान की ऊंचाई। यू क्या होता है? प्रारंभिक वेग। टी क्या होता है? समय। ठीक है। तो इसमें एस क्या, चट्टान की एस बराबर, तो यू का कितना आएगा? कितना आएगा? यू बराबर ut इसी आ जाएगा 0 प्लस 1/2। जी का मान कितना दिया? 10। टी स्क्वायर, टी कितना दिया? 0.8 का होल स्क्वायर। तो इसको करेंगे तो 2 पंजे 10, तो 5 × 0.8 का होल स्क्वायर, ये 0.64 हो जाएगा। ये जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 3.2 मीटर। ये आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9वां। जब प्रतिरोध को श्रेणी में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर डैश डैश होता है। तो ये थ्योरी आपको याद करनी पड़ेगी। जब प्रतिरोध को श्रेणी में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध विभवांतर में प्रतिरोध के समानुपाती होता है। ठीक है, ये आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये है चिमटा फायर टंग्स किस प्रकार का उत्तोलक का उदाहरण है? प्रथम उत्तोलक, द्वितीय प्रकार, तृतीय प्रकार, प्रथम द्वितीय उत्तोलक। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ। चिमटा यह एक तृतीय श्रेणी का है। ठीक है, यह एक तृतीय श्रेणी का है तो, बट मैं आपको ये बता देता हूँ कि प्रथम श्रेणी में क्या आएगा, द्वितीय श्रेणी में क्या आएगा, तृतीय में क्या आएगा। ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। ठीक है, पहली में आती है कैंची, दूसरी में आता है सरोता, तीसरी में आता है चिमटा। अब पहली में आएगा कैंची प्लास, ये पहली में है कैंची प्लास कील उखाड़ने की मशीन, कैंची प्लस कील उखाड़ने की मशीन। दूसरी में आता है सरोता, नींबू निचोड़ने की मशीन, और एक पहिया ठेला। ठीक है, और इसमें आता है चिमटा किसान का हल, ये आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 11वां। निम्नलिखित में से द्वितीय श्रेणी उत्प्लक का उदाहरण क्या हो जाएगा? अभी मैंने अभी बताया था द्वितीय श्रेणी उत्प्लक का उदाहरण, जस्ट 1 मिनट पहले बताया है कि मैंने अभी बताया था। यह इसका आंसर हो जाएगा एक पहिए का ठेला। अभी बताया था मैंने एक पहिए का ठेला की द्वितीय श्रेणी में। ठीक है, ये आपको याद करके जाने पड़ेंगे कि पहली श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी में कौन कौन से आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्लास 1 लीवर में प्रयत्न और भार किस दिशा में जाते हैं? क्लास 1 लीवर में प्रयत्न और भार किस दिशा में जाते हैं? तो ये होती है, ये हमेशा विपरीत दिशा में जाते हैं। ठीक है, ये हमेशा विपरीत दिशा में होते हैं। ऐसे मान लो कि ये एक वो है, ये एक उत्तोलक है जिस पे जो रखा हुआ है, मान ले इसके ऊपर ये रखा हुआ है, तो ये भार रखा हुआ है।
तो भार किधर की साइड जाएगा, तो ये रखे हुआ है तो यह विपरीत दिशा में ही जाएगा हमेशा, ठीक है। जब इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये इधर जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या होती है, तो इसकी हमेशा कुल ऊर्जा अचर रहती है। जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा अचर रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 14वां, बांध से संग्रहित जल में है, इसमें बांध से संग्रहित जल में क्या आता है, यह एक स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा है, बांध से यह स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 15वां, किस पिंड पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है, किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, वह विस्थापन पर हमेशा निर्भर करेगा, लगाया गया बल पर करेगा, बल और विस्थापन के बीच में कौन पर करेगा, और पिंड के प्रारंभिक वेग पर नहीं करेगा। ये आंसर है इसका, पिंड पर प्रारंभिक वेग, पिंड पर प्रारंभिक वेग। अगला क्वेश्चन है ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच कौन होता है, बल एवं विस्थापन के बीच हमेशा ऋणात्मक कार्य में 180 डिग्री होता है, ठीक है। जब बल ऋणात्मक कार्य में होता है जब, तो बल एवं विस्थापन के बीच 180 होगा, और जब धनात्मक कार्य में होता है, धनात्मक में होता है तो 0 डिग्री, ऋणात्मक में होता है तो 180 डिग्री, ठीक है। और जब शून्य पर होता है तो शून्य पर होने पर 90 डिग्री। यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर कितना, यहाँ यहाँ धनात्मक और यहाँ ऋणात्मक, ठीक है। जब ऋणात्मक में होता है तो 180 डिग्री, धनात्मक में होता है तो 0 डिग्री, और जब वह शून्य होता है तो 90 डिग्री, ठीक है। ये दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा होती है। जब ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी स्थिति या आकार का कारण होती है, ठीक है। जब अगला क्वेश्चन है, साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होती है, मतलब साइकिल की जब हम सवारी करते हैं तो निकलने वाली ऊर्जा किसका रूप नहीं होती है, यह होती है रासायनिक ऊर्जा का रूप नहीं होती है, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा का रूप नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि साइकिल चलाते समय जब टायर सड़क से संपर्क में आते हैं तो घर्षण के कारण उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, और साइकिल चलाते समय स्थितिज ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में रूपांतरित होती है, ठीक है। साइकिल चलाते समय कोई भी रासायनिक अभिक्रिया पदार्थ नहीं निकलता, रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती उस टाइम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मीय गति का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है, ऊष्मा गति का संरक्षण नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण होता है, ठीक है, ऊर्जा से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, एक अच्छे ताप रोधक में ताप चालकता होती है, एक अच्छे ताप रोधक में चाप चालकता होती है, तो एक अच्छे ताप चालक में क्या होती है, तो यह निम्न चालकता होती है, ठीक है, निम्न चाप चालक होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेल्सियस से केल्विन तापमान बढ़ने के लिए निम्न में से क्या करना पड़ता है, जब सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे, तो हमें 273 जोड़ा जाता है, 277 जोड़ा जाता है, ठीक है। जब केल्विन सेल्सियस, इसका आंसर केल्विन से सेल्सियस 273 जोड़ा जाता है, ऐसा आएगा, देख C-0 अपन 100 - 0 = फ़ारेनहाइट बराबर 32 अपन 212
-32, ठीक है। तो हमें इसमें 273 जोड़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 22वां। वायु में 0 सेल्सियस तापमान की ध्वनि की गति क्या होती है? वायु में 0 सेल्सियस ध्वनि की गति होती है 331 मीटर प्रति सेकंड। 331 मीटर। अभी देखो ऑप्शन में दोनों ये बी और डी सेम टू सेम दे रखे थे, बट ऑप्शन हमें सही ढंग से पढ़ना है। तो 331 मीटर पर सेकंड होती है ध्वनि में वायु के। अब ये तो हो गई वायु, ध्वनि में वायु की। तो वायु जब ये 0 सेल्सियस पे, अगर ये 25 सेल्सियस पे होती ना तो इसका आंसर होता है 343। अगर ये 0 सेल्सियस पे है तो इसका आंसर हो गया 331। अगर ये 25 सेल्सियस पे होती तो इसका होगा 343, ठीक है। और समुद्र की होती है 1533 पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है परम शून्य ताप पर अर्धचालक की चालकता होती है। परम चालक पे अर्धचालक की चालकता होती है, कितनी होती है? परम शून्य ताप पर इसकी परम शून्य ताप पर अर्धचालक की चालकता होती है, शून्य होती है। जो पदार्थ अच्छा चालक या अच्छा अवरोधक नहीं होता उसे अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक किसे कहते हैं? जो पदार्थ अच्छा चालक या एक अच्छा अवरोधक नहीं होता, अर्धचालक। परम शून्य ताप पर अर्धचालक की चालकता शून्य होती है, ओके, शून्य होती है। अगला क्वेश्चन है 24। परम शून्य ताप है जिस पर परम शून्य ताप है जिस पर आणविक गतियाँ रुक जाती है। परम शून्य ताप क्या है? जिस पर आणविक गतियाँ रुक जाती है। परम शून्य ताप क्या है? जिस पर आणविक गतियाँ रुक जाती है। जो 0 केल्विन या 273 केल्विन को परम शून्य तापमान कहते हैं। परम शून्य तापमान किसे कहते हैं? 0 केल्विन या -273 सेल्सियस हो, ठीक है, -273। अगला क्वेश्चन है 25वां। एक चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों में से किस पर निर्भर नहीं करता? हमेशा कारकों का है ना, यह हमेशा है ना दाब पर निर्भर नहीं करता, नहीं, यह कारक लंबाई पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल और सामग्री पर निर्भर करता है। यह दाब पर निर्भर नहीं करता, तो इसका आंसर हो गया दाब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 26वां। 50 वोल्ट का एक बल्ब 1000 जूल की ऊर्जा की खपत करता है, तो बल्ब कितने समय तक चमकेगा? जब 50 वोल्ट का एक बल्ब है जो 1000, तो इसका हो जाएगा P बराबर होता है ऊर्जा अपॉन समय। शक्ति बराबर ऊर्जा अपॉन समय। तो क्या ऊर्जा कितनी है? 1000 जूल, और समय कितना दे रखा है? 50 वाट का। तो कितना आ गया? 0 5 से कट गए तो ये आ जाएगा 20 सेकेंड। 20 सेकेंड आंसर है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 27वां। दो प्रतिरोध 10 ओम और दूसरा 20 ओम एक 6 वोल्ट बैटरी की श्रृंखला से जुड़े होते हैं। परिपथ में विद्युत प्रवाह होता है। जब ये जुड़े होते हैं ना, दो प्रतिरोध जुड़े हैं, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2। ये पूरा प्रतिरोध हो जाएगा R1 प्लस R2 कितना? 10 प्लस 20 ओम, तो ये हो जाएगा टोटली 30 ओम। टोटल कितना हो गया? 30 ओम। ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम होता है B बराबर IR। तो I बराबर B अपॉन R। तो अपना कितना दिया है? अपना I तो कितना दिया? 6 ओम, और टोटल रेजिस्टेंस कितना आया था अभी? 30। तो 6 पंजे के 30, 1/5 मतलब 0.2 ओम, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है।
गैल्वेनोमीटर उपयोग कहाँ किया जाता है? यह विद्युत प्रवाह की दिशा को पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग विद्युत प्रवाह की दिशा को ज्ञात करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, जब तार की लंबाई दोगुनी हो जाती है तो अमीटर घटकर कम हो जाता है। जब तार की लंबाई दोगुनी हो जाती है तो अमीटर घटकर कितना हो जाता है? अमीटर घट के आधा हो जाता है। ठीक है, आधा हो जाता है, अमीटर घट के आधा हो जाता है। तब तार की लंबाई दोगुनी हो जाती है तो अमीटर घट के आधा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नियम विद्युत धारा के ताप प्रवाह के साथ संबंधित है? कौन सा नियम विद्युत धारा के ताप प्रवाह के संबंधित है? यह कौन सा नियम है? जूल का नियम। जूल का नियम विद्युत धारा के ताप से संबंधित है। ओके, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर हमेशा एक होता है। कंप्यूटर में हमेशा क्या होता है? कंप्यूटर हमेशा एक सीपीयू होता है। ठीक है, सीपीयू होता है, क्योंकि कंप्यूटर एक माउस तो होता नहीं है, माउस तो इनपुट, कीबोर्ड नहीं होता, ग्राफिक कार्ड नहीं होता, कंप्यूटर होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ओके, सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 32। अगला क्वेश्चन है 32वां, किधर गया? 32वां क्वेश्चन ये रहा। निम्न में से कौन सा एक उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो कौन सी एक कंप्यूटरी भाषा नहीं है उच्च स्तरीय? ठीक है, तो कंप्यूटर भाषा में हमेशा एल्गोल आता है, कोलवेल आता है, फोर्टेन आता है, मॉडर्न नहीं आता। ठीक है, यह उच्च स्तरीय भाषा नहीं है। इसका मॉड्यूल डिमोलेटेड है। ठीक है, ये देख, कोबाल, फोर्टेन, एल्गो, बेसिक सी, C++, जावा, एल्गोल, ये आदि ये सब भाषा है, पर मॉडल भाषा नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग द्रव्य के कारण लगने वाले आग के लिए किया जाता है? तो आग के लिए हमें कौन से कारक का उपयोग किया जाता है? तो हमें बी कारकों का उपयोग किया जाता है। आग द्रव्य द्वारा आग लगने के लिए श्रेणी में बी का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ए का किसके लिए किया जाता है? ए का हमें ना लकड़ी के लिए, कागज, कोयला, इसमें लिए। ठीक है, बी किसके लिए? बी मिट्टी का तेल, डीजल और पेट्रोल के लिए। ठीक है, और डी किसके लिए होता है? डी अग्निशामक यंत्रों के लिए होता है। CTC होता है, ड्राई पाउडर होता है, इनके लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 34वां, डैश 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 वायु के संपर्क में आने से आग पकड़ लेती है। वायु के संपर्क में आने पर से कौन आग पकड़ लेता है? तो सोडियम वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है, सोडियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा उद्देश्य के लिए विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त MCB का पूर्ण रूप क्या है? MCB का पूर्ण रूप है मैन्युफैक्चर सर्किट ब्रेकर। तो ये है MCB का मुख्य रूप, मैन्युफैक्चर सर्किट ब्रेकर। तो ये फुल फॉर्म याद करके जाना आपने इसका। अगला क्वेश्चन है 36 है, 210 × 297 मीटर का आकार एक कागज की पेपर की माप की लंबाई क्या है? तो इसकी माप की लंबाई होती है A4। इसकी माप की लंबाई क्या होती है? A4। तो मैं तुम्हें सारी बता देता हूँ। A0 मतलब A0, A1, A2, पहले A0 को बता देता हूँ। A0 होता है 841 × 1189। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है?
तो सबसे छोटा ये है 841। तो ये A1 में 841 तो आएगा ही, और इसका आधा जा जाए, बड़े का आधा आ जाएगा, तो इसका आधा होगा 594। ठीक है। अब A2, अब इसमें कौन सा है, N2 आएगा बीच में, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, ऐसे ही इसमें सबसे A2 का कौन सा आ जाएगा, तो 594 तो पूरा का पूरा आएगा, इंटू 841 का आधा कितना हो जाएगा, 420। ऐसे ही A3 का हो जाएगा, तो A4 का हो जाएगा टोटली। ठीक है, तो ये हो जाएगा A4 का 210 इंटू। अब 37 में क्या है, बड़ी मशीनों की ड्राइंग किस पैमाने से बनाई जाती है। बड़ी मशीनों की मशीन किस पैमाने से ये विस्तरांक पैमाने से बनाई जाती है। ये विस्तरांक पैमाने से बनाई जाती है। ठीक है, विस्तरांक पैमाना भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, विस्तरांक पैमाना। अगला क्वेश्चन है 38वां, वृत्त मास्टर पर कितनी डिग्री का कोण की माप अंकित होती है। तो वृत्त माप पर 0 से 360 डिग्री की वो होती है। ठीक है, वृत्त माप 0 से 360, और ये तो होती है वृत्त माप पर। और जब ये हाफ वृत्त माप पर कितनी होगी, हाफ वृत्त माप पर 0 से 180। ठीक है, 0 से 180। ये तो फुल वृत्त माप है, ये हाफ वृत्त माप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह स्थिति है जब हम किसी सतह को समतल आकृति के पेंट से इस प्रकार ढकते हैं ताकि कोई ओवरलैप का रिक्त स्थान गैप ना हो, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं। तो इस स्थिति को ये कहते हैं ट्रांसलेशन। जब हम किसी सतह को समतल आकृति के पैटर्न से इस प्रकार ढकते हैं या ओवरलैप करते हैं तो उसको ट्रांसलेशन कहा जाता है। ठीक है, ट्रांसलेशन कहा जाता है। और ये कनिंग क्या कहलाती है, कनिंग एक रिक्त संदर्भ है जो एकल अक्षरों को मौजूद होती है। कनिंग एक रिक्त संदर्भ जो एकल। अगला क्वेश्चन 40वां, निम्न में से किस कोण का योग 180 डिग्री है। तो किस कोण का योग 180 डिग्री है, तो ये तो होगा नहीं ना, पहला तो होगा नहीं ना, दूसरा होगा। तो यहाँ ना अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों ही नहीं होंगे, तीनों ही आंसर गलत है, इनमें से कोई नहीं, ये डी ऑप्शन सही है। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा का योग 380 डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का योग 180 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्षैतिज रेखाओं का उदाहरण है। क्षैतिज रेखा हमेशा सीधी होती है। ठीक है, क्षैतिज रेखा हमेशा सीधी होती है, तो यही आंसर है, क्षैतिज रेखा हमेशा सीधी होती है। क्षैतिज तल एक समांतर रेखा क्षैतिज रेखा कहलाती है। जैसे मान ले क्षैतिज रेखा इसको यहाँ से यहाँ तक की, ये क्षैतिज रेखा कहलाती है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो रेखा सीधी होती है वो रेखा क्षैतिज रेखा कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक सीधी रेखा का सीमांत अंतिम बिंदु x प्रेक्षण xy पर अवशेषित होता है। एक अंतिम बिंदु क्षैतिज ऊर्ध्वाधर दोनों तलों पर स्थित होती है। तो दोनों तलों पर स्थित होती है, उसको क्या कहते हैं, जब ये क्षैतिज तल ऊर्ध्वाधर तल दोनों कहलाता है। ठीक है, ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों कहलाता है। ठीक है, इसका ये होता है, देखो जब एक रेखा होती है सीधी सीमांत XY रेखा होती है, मान ले कि ये यहाँ से x है, ये x रेखा है, ये यहाँ से y रेखा है, तो ये हाइपोटेनस HP हो जाएगी, ये BP हो जाएगी। ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा और ये चौथा चतुर्थांश होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 43। अगला क्वेश्चन है, समान हेप्टोगन की भुजाएं कितनी होती है। समान हेप्टोगन की भुजाएं कितनी होती है। हेप्टोगन की भुजाएं 7 होती है। ठीक है, सप्तभुजाएं होती है। इसका आंतरिक कोण 900 होता है, 900 डिग्री होता है। निम्न में से सबसे अधिक रेफरेंस ग्रेड का सिंबल चुनिए। तो सबसे अधिक रेफरेंस क्या कौन सा होगा, तो यही रेखा है जो सबसे अधिक रेफरेंस होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 45वां, यथार्थ क्या प्रदर्शित करता है।
यथार्थ एक वास्तविक मान की मापीय से निकटता को व्यक्त करता है। तो यह यथार्थ किससे करता है, यह किससे करता है, यह वास्तविक मान के मापीय की निकटता को करता है। ठीक है, बी आंसर है इसका। यथार्थ एक मापीय यात्रा को करता है। ठीक है, बी। अगला क्वेश्चन है 46वां। निम्न में से किस मापन उपयंत्र की यथार्थता बढ़ती है तो उसकी सहीनता पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब यथार्थता बढ़ेगी तो उसकी सहीनता हमेशा घटेगी, क्योंकि देखो जब यथार्थता बढ़ेगी तो उसकी सहीनता हमेशा घटेगी, क्योंकि सहीनता का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है सहीनता समानुपाती होता है 1/यथार्थता। जब ये बढ़ेगा, सहीनता बढ़ेगी तो ये घटेगा, यथार्थता घटेगी। अगर यथार्थता बढ़ेगी तो सहीनता घटेगी, ये समानुपाती होता है एक दूसरे का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 47 है। किस मशीन का वेग अनुपात होता है, किसी भी मशीन का वेग अनुपात होता है, तो इसका वेग अनुपात होता है प्रयास तथा भार द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात होता है। ठीक है, प्रयास तथा भार द्वारा वेग बराबर होता है वेग बराबर वेग का अनुपात इक्वल टू, यह फॉर्मूला है, यह आपको याद होना चाहिए। वेग इज इक्वल टू प्रयास द्वारा तय की गई दूरी अपॉन भार द्वारा तय की गई दूरी, भार द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 48वां क्वेश्चन है। चरखी या घिरनी प्रायः किस धातु का बना होता है। ये हमेशा ढलवा लोहा का बना होता है, चरखी या घिरनी ढलवा लोहा का बना होता है। चरखी भार वस्तुओं को उठाने के लिए आवश्यक बल होता है। ठीक है, चरखी लगाए गए बल की दिशा भी बदलता है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है 49वां। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल कहा जाता है। जैसे खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल कहा जाता है। जैसे पहले आएगी घास को कौन कौन खाएगा। घास को चूहा खा सकता है, टिड्डा खा सकता है, खरगोश खा सकता है, तिलचिट्टा खा सकता है। और खरगोश को कौन खा सकता, चूहा को कौन, सांप खा जाएगा, बाज खा जाएगा। ऐसे ही टिड्डा को कौन खा जाएगा, छिपकली खा जाएगा। खरगोश को कौन खा जाएगा, भेड़िया खा जाएगा। तो ये सबको मतलब जो खाद्य श्रृंखला होती है उसको खाद्य जाल कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक जीव मंडल में सफाई कर्मियों के रूप में कार्य करता है। तो यह अपघटन है, जो अपघटन निम्न जीव मंडल की सफाई कर्मियों का कार्य करता है। ठीक है, अब जैसे प्राथमिक उपभोक्ता में क्या आता है। प्राथमिक उपभोक्ता में बकरी खरगोश आता है। द्वितीय उपभोक्ता में सांप और भेड़िया आता है। तृतीय उपभोक्ता में बाज और बढ़िया आता है। ठीक है, तो ये आपके 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज का एक सेट हुआ है। आपको अगर कुछ भी परेशानी हो आप कमेंट करके बताइए, और जो भी अच्छा लगा हो मुझे बताइए कमेंट करके कि क्या करना चाहिए, पूरे सेट कराने चाहिए या नहीं कराने चाहिए, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम आती है यार।